देख रहे हैं एसबीसीएन न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के बाद अब ये मार आम लोगों से नीमच जिले के बस मालिकों तक पहुंच गई है। डीजल वृद्धि हो जाने के बाद बस ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार अब किराए में वृद्धि करे। वर्ष 2018 में किराए में वृद्धि की गई थी, उसके बाद से अब तक उन्हीं दरों पर किराया लिया जा रहा है। जबकि इस दौरान डीजल के भाव में काफी वृद्धि हो चुकी है। कोरोना काल में वैसे ही उनका व्यवसाय प्रभावित रहा है। ऐसे में यदि शासन किराए में वृद्धि नहीं करता है तो उनके सामने बस चलाने के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। नीमच बस ऑपरेटर का कहना है कि यदि समय रहते सरकार ने इस और कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में उन्हें इसके लिए आंदोलन व विरोध की राह को अपनाना पड़ेगा। उनका कहना है कि शासन को भी चाहिए कि जिस तरह पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में बस मालिकों की ओर भी शासन का ध्यान होना चाहिए और किराए की वृद्धि होना चाहिए। देखिए सर, 2018 में हमारा किराया बढ़ा था, उसके बाद जो है अभी हमारे डीजल और पेट्रोल में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। अभी जो डीजल है वो वर्तमान में 85 रुपये करीब पहुँच चुका है, लेकिन अभी हमारे किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हमारे पार्ट्स, हमारे टायर्स और हमारे जो दूसरे टैक्सेस हैं उन सभी में रेट्स बढ़ चुके हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो किराए में वृद्धि होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। उसकी वजह से हम लोग अभी भी समस्या महसूस कर रहे हैं। अगर हमारा सरकार से निवेदन है कि वो थोड़ा सा किराए में वृद्धि कर दे तो काफ़ी अच्छा होगा। यदि अगर डीजल पेट्रोल के दाम ऐसे आसमान छूते रहे तो आपका क्या कदम रहेगा? देखिए सर, अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो फिर हमें शासन से अगर निर्देश नहीं मिले तो फिर हमें शासन के खिलाफ भी थोड़ी सी बहुत कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम इस रेट और इस किराए में तो उस डीजल पेट्रोल को हम लोग वहन नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ा किराया वृद्धि की तो बहुत अत्यंत आवश्यकता है इस वक्त भी। नीमच जिले में लगभग कितनी बसें चलती हैं? सर, नीमच जिले में करीबन अभी जो 300 बसों का संचालन होता है, और जो नॉन स्टॉप गाड़ियाँ हैं वो अलग आती हैं और चार्टर गाड़ियाँ वो अलग आती हैं। लेकिन जितनी भी गाड़ियाँ चल रही है वो सब अभी वही किराया वसूल रही है जो किराया 2018 में जारी हुआ था। अब हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं शासन से और जो भी केंद्र सरकार है कि वो थोड़ा सा हमारा जो किराया वृद्धि है थोड़ा सा बढ़ा दे, ताकि हम लोग जो अभी वर्तमान में है उसके साथ हम लोग सापेक्ष में काम कर सकें। सावरिया जी से मन्नत पूरी करने के बाद लौट रहे मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें करीब 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। वहीं एक बालक की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे सावरिया जी मन्नत कार्यक्रम करने के बाद रतलाम के सोलाना के लिए लौट रहे थे। रास्ते में पिकअप वाहन असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ने से पिकअप पलटी खा गया। वाहन में 30 से 35 महिला, बच्चे सहित पुरुष सवार। घटना के मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी मजदूरों को वाहन से निकाला और नीमच के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां सभी मजदूरों का इलाज जारी है। घटना की सूचना के बाद नीमच जिला अस्पताल में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसमें अभी जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि ये सेलाना जिला रतलाम के रहने वाले लोग हैं और सावरिया जी कुछ मन्नत के लिए गए थे और वहाँ से वापस लौट रहे थे। करीब 30 लोग उसमें सवार थे, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। और एक बैलेंस बिगड़ने से एक्सीडेंट हुआ है भड़बड़िया फंटे पे। एक प्लेन रोड है लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट कैसे हुआ है इसकी जाँच का विषय है। उसमें करीब 1 कैजुअल्टी होने की भी सूचना मिल रही है और बाकी लोग घायल हैं जिनका उपचार अभी जिला अस्पताल में करवाया जा रहा है। ये गाड़ी जो है सावरिया सेट से रतलाम की तरफ जा रही थी। ये भरवड़िया फट्टे पे पलटी है। ये बोलेरो पिकअप वाहन है जिसके ड्राइवर और मालिक जो हैं पारस खराड़ी करके हैं। ये सारे ही लोग रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने के इस्तधुनी गांव के रहवासी हैं। ये लोग वहाँ किसी बच्चे की मन्नत मांगने के लिए सावरिया सेट गए थे। लगभग 30 से 32 लोग इस पिकअप वैन में थे, इसमें से लगभग 10-12 बच्चे और 20 एडल्ट करीब थे। एक बच्चे की मृत्यु मौके पे ही हो गई। 3 और बच्चे हैं जो अभी सीरियस हैं और वो स्टेबल हो जाएंगे तो उनको फिर हम लोग रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफ़र करेंगे। और 2 और हैं जिनको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं और शेष जो है माइनर इंजरीज़ हैं जिनकी सर्जरी, जिनकी पट्टी वट्टी करके हम लोग उसको जिला अस्पताल में ट्रीट करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा किस हमारे जो पूरा जो मेडिकल विभाग है उनको देखरेख कर रहा है और हमारे जो अधिकारी हैं उनके जो आने जाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। जो लोग स्वस्थ हैं और जो अपने घर वापस जा सकते हैं और जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो बच्चे रेफ़र हो रहे हैं उस पर हमारे डॉक्टर्स भी जाएंगे, को केयर की जाएगी कि वो लोग बच्चे सही सलामत वहाँ पे पहुँचें और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर एक चीज़ और देखने में आ रही है, पिकअप वाहन निकलती हैं और सारी गाड़ियाँ, ये गाड़ी भी जो पाई गई है मंदसौर रजिस्टर्ड गाड़ी है
और जो गाड़ी के ओनर उन पर डेफिनेटली बाद में हम लोग, क्योंकि अभी वो खुद घायल हैं तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी वो खुद घायल हैं तो इसलिए अभी हम लोग उनका इलाज करेंगे। और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड हो रहा है कि लोग जिस गाड़ी की क्षमता 10 से 8 की जो है उसमें 30-30 लोग शामिल हो रहे हैं। तो अब ये तो एक जागरूकता वाली बात भी है कि इतने सारे लोगों को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। और हाईवे पे चूंकि रहता है तो हाईवे पुलिस को भी हम लोग निर्देश देंगे कि इस तरह की गाड़ियों को पास ना किया जाए। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड निमच के अधीक्षक यंत्री R.K. नायर ने जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी माह से विद्युत बिलों को लेकर विभाग के द्वारा नया टैरिफ प्लान जारी किया जा रहा है, जिसके तहत कुछ आंशिक परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन आंशिक परिवर्तनों में घरेलू उपभोक्ता को 15 रुपए का जो किराया पूर्व में लिया जाता था वह अब नहीं लिया जाएगा। इन आंशिक परिवर्तनों में घरेलू उपभोक्ता को 15 रुपए का जो किराया पूर्व में लिया जाता था वह अब नहीं लिया जाएगा। वहीं कृषि कार्य के लिए लगने वाला शुल्क 1050 से बढ़ाकर 1150 कर दिया गया है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए जा रहे टैरिफ के अनुसार अब फरवरी से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। हालांकि टैरिफ लागू होने से उपभोक्ता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ऐसा अधीक्षण यंत्री का कहना है। बहरहाल नया टैरिफ लागू होने के बाद ही पता चलेगा कि नए टैरिफ प्लान से उपभोक्ताओं को कहां तक लाभ हो रहा है और कहां तक हानि। विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जो नया टैरिफ लागू किया गया है वो माह फरवरी में जो बिल उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे वो नए टैरिफ से दिए जाएंगे। और उसमें जो विशेष अंतर है केवल कृषि उपभोक्ताओं के जो बिल है जिनको पूर्व में 1050 6 महीने में लगते थे 3 हॉर्स पावर के, अब उनको 1150 रुपये लगेंगे। डोमेस्टिक में बहुत मामूली डिफरेंस आया है जो बिल में परिलक्षित होगा। साथ में एक डोमेस्टिक और अन्य भी कंडीशनों में जो मीटर का किराया लगता था वो बंद हो जाएगा। 15 रुपये जो प्रति माह मीटर का किराया लगता था वो अब नहीं लगेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस किसी भी बिलों में नहीं आ पाएगा। ये कब से चालू हो जाएगा? ये अभी माह फरवरी में जो बिल जारी किए जाएंगे उसमें ये दिखेगा। अन्नपूर्णा सेवा समिति निमच के तत्वावधान में शुक्रवार को LIC रोड स्थित अन्नपूर्णा चिकित्सालय पर उदयपुर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर धवल व्यास द्वारा शिविर में आंतों व अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों का परीक्षण कर उपचार किया गया। अन्नपूर्णा सेवा समिति के द्वारा आयोजित शिविर में नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में रोगी पहुंचे, जिन्होंने परामर्श लिया और उपचार प्राप्त किया। याद रहे कि नीमच शहर में अन्नपूर्णा सेवा समिति लॉकडाउन के दौरान भोजन वितरण करने के कार्य से चर्चा में आई थी। उसके बाद संस्था द्वारा लगातार जनसेवा के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कई सामाजिक कार्यों के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य किया है। इसमें सबसे पहले मेडिकल स्टोर की स्थापना करके रियायती दरों पर दवाइयां जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जा रही है। तो वहीं चिकित्सालय खोलकर MBBS MS डॉक्टरों की सहायता से रोगियों को महज 50 रुपए के शुल्क में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में अब बाहरी राज्यों व बड़े शहरों से चिकित्सकों को बुलवाकर चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि शहर व जिले के आम जरूरतमंद लोगों तक बड़े डॉक्टरों की पहुंच बन सके और उन्हें कम शुल्क में चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके, उचित समय पर उचित मार्गदर्शन मिल सके और स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। मैं डॉक्टर धवल व्यास उदयपुर गीतांजलि हॉस्पिटल से पेट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ। आज हमारा अन्नपूर्णा चिकित्सालय के अंदर शिविर है और यहाँ पे हम पेट के और लीवर के और पेनक्रियास के और आंतों से संबंधित सभी बीमारियों का आज हम यहाँ पे निदान करने आए हैं। ये शिविर कितने दिन का है? हमारा आज का शिविर है और सुबह 10 बजे से ये शिविर चालू है और शाम तक ये शिविर चलेगा। अभी तक कितने लोग पेशेंट? अभी तक काफ़ी लोग हमारी सेवाएं लेके यहाँ से जा चुके हैं। आपका नाम? डॉक्टर धवल व्यास। कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को महिला सम्मान अभियान की जानकारी देने और अभियान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इनरव्हील क्लब निमच गर्ल्स कॉलेज में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन साइबर अपराध एवं बचाव, मोबाइल सेफ्टी, सोशल नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यशाला में एडिशनल जज संजय जैन द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु महिलाओं को जागरूक करना एवं समाज में महिलाओं के सम्मान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस सम्मान योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है।
ये योजना पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि किसी छात्रा के साथ कोई अपराध होता है, कोई छेड़छाड़ करता है, कोई बुरे इरादे से उसका पीछा करता है, तो तुरंत उसकी शिकायत थाने में करें। हम संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक RSM, साइबर अपराध विभाग से मनीष गहलोत, प्राचार्य मीना हरित द्वारा भी जागरूकता जानकारी दी गई। स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता से ही हमें आत्मसम्मान मिलता है और हमें हमारे जीवन में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है। आज का जो कार्यक्रम है, जैसा कि हम देखते हैं आजकल हम डिजिटल युग में चल रहे हैं। चाहे हमारे कोई मैसेज हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो या मनी ट्रांसफ़र हो, सभी हम लोग डिजिटली करते हैं। पर देखने में आता है कि इन अच्छे कार्यों के साथ साथ कई ऐसी समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं। तो उसके अवेयरनेस के लिए कि यदि हम सोशल मीडिया पर हैं, चाहे व्हाट्सएप पर हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पर हैं, तो हमें अपने फ़ोटोग्राफ्स या जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम कैसे सुरक्षित रूप से हम शेयर कर सकते हैं। इसके लिए प्रोग्राम हमने आयोजित किया है और इस प्रोग्राम में आज के मुख्य अतिथि DSP साहब RSM साहब हैं और साथ ही साथ हमने कानून की जानकारी के लिए एडिशनल जज संजय जी जैन को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है कि जिससे कि जो कि कानूनी कार्रवाई रहती हैं वो भी बालिकाएं सीखें, समझें और अपने जीवन में इसको अपनाएं। और इसके साथ ही क्राइम साइबर सेल के मनीष जी गहलोत हैं, जो कि प्रोजेक्टर द्वारा सभी बच्चियों को डिजिटली हमको कैसे सेफ रहना है, इसकी जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। एनसीसी कैडेट्स द्वारा शुक्रवार को पीजी कॉलेज से नशा मुक्ति रैली निकाली गई। पीजी कॉलेज से प्रारंभ हुई रैली नीमच मनासा मार्ग होते हुए शहीद पार्क पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। इस रैली में एनसीसी कैडेट्स के छात्र हाथों में नशा मुक्ति जागरूकता की तख्तियां थामे हुए आम जन को जागरूकता का संदेश देते हुए चल रहे थे। पीजी कॉलेज के प्राध्यापक सुशांत मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले करीब 8 से 10 वर्षों से नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली जा रही है। ये पीजी कॉलेज की तरफ से, पीजी कॉलेज नीमच की तरफ से प्रत्येक वर्ष एनसीसी के जो कैडेट हैं वो ANO साहब तथा इनके प्रिंसिपल साहब, तो ये प्रत्येक वर्ष यहाँ पर नौजवानों को नशा मुक्त के बारे में एक रैली निकालते हैं ताकि देश का युवा जो नशों से दूर रहे और देशभक्ति की भावना बनी रहे। इसी के हमारे स्वयं सेवकों के द्वारा प्रत्येक वर्ष नशा मुक्ति एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के अभियान आयोजित किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत ये नशा मुक्ति अभियान की जो रैली है महाविद्यालय से शहीद पार्क तक आयोजित की जा रही है, जिससे जनता में जागरूकता की जाए और नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान छेड़ा जाए। सर, ये कौन सा वर्ष है अपने रैली निकालने का, जागरूकता करने को लेकर? हैं जी, कौन सा वर्ष है ये सर? ये रैली का 8वां 10वां वर्ष है। पिछले कई वर्षों से रैली निकल रही है। NSS, NCC और हमारी जो यूथ रेड क्रॉस है, इनकी विंग्स अलग अलग समय पे अपने अपने विभिन्न अभियान चलाते हैं और नशा मुक्ति उसमें एक मुख्य अभियान रहता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नीमच शहर के टेगोर मार्ग, LIC रोड, अंबेडकर मार्ग, गोमाबाई रोड सहित तमाम सड़कों पर नीमच नगर पालिका के टैंकरों द्वारा नियमित रूप से सड़कों की धुलाई की जा रही है। बारी बारी से इन सड़कों को धूल मिट्टी से मुक्त किया जा रहा है ताकि शहर को धूल मुक्त किया जा सके। नीमच नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच शहर में 2 टैंकर रात्रि के समय में स्वच्छता दूत के साथ मिलकर सड़कों को धोने का कार्य किया जा रहा है, जिसके परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं और सड़कों पर धूल नहीं जमा हो रही है, जिससे वाहन चालक और आम लोगों को काफी राहत मिल रही है। ये प्रक्रिया सतत जारी है। ज्ञात रहे कि नीमच शहर को स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 बनाने के लिए नीमच नगर पालिका, जिला प्रशासन, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर सड़कों की सफाई, सड़कों पे जो धूल जमा है, मिट्टी जमा है, उसको हटाने के लिए धोने की व्यवस्था की गई है ताकि सड़कें साफ रहे और धूल नहीं उड़े, धूल मुक्त शहर बने, इसलिए धुलाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रतिदिन कैसे सड़क पानी के 2 टैंकरों के माध्यम से पानी डालते हैं और जो जहाँ जहाँ धूल जमा है उस धूल हटाने का काम नगर पालिका कर्मचारी द्वारा किया जाता है। अभी तक कहाँ तक की सड़क? करीब करीब जो मनमेन मार्केट है, बाज़ारों की सड़कें 2 बार धुल चुकी है और ये नियमित धुलाई का काम जारी रखेंगे जिससे धूल मुक्त शहर बन सके। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत जो नगर पालिका द्वारा काम किया जा रहा है और जिसके माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था, शौचालयों की सफाई
सड़कों की धुलाई और जो भी नए नए काम हो रहे हैं, गीला कचरा सूखा कचरा अलग करना, होम कंपोस्टिंग करना, उन कामों की जानकारी के लिए सरकार ने फीडबैक मांगा है और ये तारीख 4 जनवरी से शुरू हुई है, जो 31 जनवरी तक होना थी। अब शासन ने इसको बढ़ा के 28 मार्च तक की अवधि में कर दी है ताकि फीडबैक लोगों को मिले और नगर पालिका के कार्यों की स्थिति की जायजा शासन तक को मिलता रहे कि नगर पालिका जो काम कर रही है वो वास्तविकता में कितने स्तर तक का सही है। ये जानकारी शासन को प्राप्त करने के लिए फीडबैक का जो काम किया है उसके माध्यम से हो रहा है। नीमच शहर को स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 बनाने के लिए नीमच नगर पालिका सतत प्रयासरत है। इसके लिए नगर पालिका ने सभी सड़कों की रंगाई पुताई का कार्य भी किया है और वह सतत जारी भी है। तो वहीं धूल मुक्त करने के लिए सड़कों की नियमित रूप से बारी बारी से सफाई और धुलाई की जा रही है। गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह की कवायद की जा रही है। इसके लिए कई स्थानों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो वहीं नगर पालिका के कचरा संग्रहण वाहन में गीला कचरा, सूखा कचरा के अलावा संक्रमण के लिए और रोटी और कांच इत्यादि सामग्री के लिए अलग अलग बॉक्स लगाकर और भी बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। नीमच नगर पालिका द्वारा किए गए प्रयासों को लेकर शहर के लोगों की राय शासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ऑनलाइन फीडबैक लिया जा रहा है। इस फीडबैक को देने की पूर्व में तारीख 31 जनवरी थी, जो कि अब बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। ऐसे में नीमच शहरवासी नगर पालिका द्वारा किए जा रहे स्वच्छता कार्यों को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, ये बताने के लिए अपना फीडबैक देंगे, जिसके आधार पर शहर को अंक मिलेंगे और उन अंकों के आधार पर ये तय होगा कि नीमच स्वच्छता सर्वे में कहां पर पहुंचा है। मुरैना शराब कांड के बाद सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है। मंदसौर जिला पुलिस जहां अवैध मादक पदार्थों व शराब तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, इसी बीच जिले की दलोदा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बनाने में उपयोग किया जाने वाला 8000 लीटर स्प्रिट से भरा टैंकर पकड़ा है। पुलिस टीम ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की स्प्रिट जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की सूचना की खबर मिलते ही चालक ट्रक को लावारिस छोड़ मौके से भाग निकला, जिसकी पुलिस को तलाश है। थाना दलोदा प्रभारी अमित कुशवाहा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्प्रिट का टैंकर, जिसमें लगभग 8000 लीटर स्प्रिट भरी हुई थी, जिसे पुलिस टीम द्वारा जब्त किया गया। दरअसल महू नीमच हाईवे रोड स्थित राजस्थानी ढाबे के सामने अवैध रूप से शराब बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली स्प्रिट का टैंकर खड़ा है। मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्रवाई करते हुए राजस्थानी ढाबे के सामने खड़े एक टैंकर को चेक किया गया, जिसमें 8000 लीटर स्प्रिट भरी थी, जिसका उपयोग अवैध रूप से शराब बनाने के लिए किया जाने वाला था। मामले में ट्रक चालक मौके से भाग निकला, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ट्रक को थाने लेकर पहुंची और मामले में धारा 49A आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंदसौर नीमच हाईवे रोड पर एक टैंकर खड़ा है, जिसमें अवैध रूप से स्प्रिट भरा है और उसका ड्राइवर भी उसके आसपास ही गई हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा दबिश दी गई, टैंकर को अपने जब्ती में लिया गया। आसपास ड्राइवर की तलाश की गई, ड्राइवर नहीं मिल पाया अभी तक। और बाद में टैंकर को चेक कराने पर, आबकारी विभाग से चेक कराने पर, उसमें लगभग 8000 लीटर स्प्रिट निकला है, जिसकी मात्रा काफ़ी अधिक है, जो काफ़ी तेज़ स्प्रिट है, जिससे लगभग 30 से 40 हज़ार लीटर शराब बनाई जा सकती है। स्प्रिट जो है वो लगभग 8000 लीटर है और इसकी लगभग बाज़ार की कीमत 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास आकी जा रही है। ये एक ओपी है जो प्रूव्ड वो होता है, ये वो है जिससे शराब बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके लिए स्पेशली ये टैंकर तैयार करके इसका कहीं सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा था और अभी इसमें कुछ सुराग मिले हैं जिस पे पुलिस अभी काम कर नहीं, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसमें नंबर और वो सब मिटा के इस ट्रक को बनाया गया है, असेंबल किया गया और उसको किया गया। बिल्कुल, इस अगर स्प्रिट से अगर शराब बनाई जाए तो बहुत ही घातक और मानव के लिए बहुत ही हानिकारक शराब बनाई जा सकती है। तो अगर इस प्रकार की कोई जनहानि हो तो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता था। सरकार विभिन्न योजनाएं चलाकर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के दावे कर रही है, परंतु धरातल पर दावे के विपरीत कार्य हो रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए हितग्राही दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं परेशानियों के चलते कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर परिषद का घेराव किया गया। नगर परिषद के सामने
सरकारी योजनाओं से वंचित हितग्राहियों के लिए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि 2 सप्ताह में हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। इससे पूर्व कांग्रेसजनों ने स्थानीय गांधी चौराहे पर नारेबाजी की। बाद में नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में अग्रवाल मोहल्ला स्थित नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। यहां नगर परिषद प्रवेश द्वार के सामने बैठकर आधे घंटे तक नारेबाजी की। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अनिल शर्मा, तुलसीराम पाटीदार, अनिल बोराना, बाबू मंसूरी, भूपेंद्र महावर, मानसिंह चौहान, हुसैन पठान आदि मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद मल्हारगढ़ तहसीलदार वंदना हरित को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वाचन करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को लंबे समय से राशि नहीं दी गई है, जिससे हितग्राहियों को परेशानी उठाना पड़ रही है। कई हितग्राहियों को 1-2 ही किश्त जारी हुई है। जिन लोगों के पास पट्टे नहीं है उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिले। इस दौरान अयोध्या बस्ती निवासी भूलीबाई कीर, यशोदाबाई आदि महिलाओं ने तहसीलदार को बताया कि पति की मौत के बाद न तो अंत्येष्टि की राशि मिली है, न ही संबल योजना की राशि मिली है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। तहसीलदार वंदना हरित ने ज्ञापन लेकर उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर जल्द योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए आश्वासन दिया। पिपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। दुरुपयोग कर रही है। हमने देखा अयोध्या बस्ती में भी हितग्राही सम्मेलन आयोजित किया गया था और उस हितग्राही सम्मेलन में किसको लाभ मिला इसकी जानकारी नगर पालिका के पास भी नहीं होगी। आज हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष विष्णु भाई फरकिया और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल जी शर्मा ने पिछले दिनों चर्चा करी और बहुत से लोगों ने बताया कि हितग्राही जो प्रधानमंत्री आवास की जो राशि है वो खाते में अभी तक लोगों के हमारे हितग्राहियों के खाते में नहीं आ रही है। संबल योजना के पैसे जो 2-2 लाख रुपए हमारी माताएं बहनें या बेटी हुई है वो चक्कर काट के थक गई, लेकिन उनके पैसे भी नगर पालिका की नींद नहीं खुल रही है कि उनके खाते में डाले। ऐसी क्या स्थिति है कि आज इन हितग्राहियों को इतना प्रताड़ित परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज इन हितग्राहियों के लिए यहाँ पर मैदान में उतरी है और जैसा कि बाबू भाई ने बताया, हमारा अनिल जी शर्मा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर इन हितग्राहियों की ओर नगर पालिका का ध्यान नहीं गया तो ये अभी हमारा सांकेतिक आंदोलन था और आगे जो भी हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे और जो उसकी सारी जवाबदारी यहाँ की नगर पालिका की और शासन प्रशासन की होगी। मैं इस अवसर पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इन हितग्राहियों को परेशान करना बंद करे और तत्काल इनके खाते में राशि डाले। कोई आप अपने जेब से पैसे नहीं दे रहे हैं, ये सारा पैसा आम आदमी का ही है जो टैक्स के माध्यम से प्रशासन हमसे लेता है। सिर्फ बाबू भाई ने बताया कि जो सम्मेलन किए जा रहे हैं वो एक कहावत है, अपनी हथेली पे वो हाथी दिखाना, उस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा आज का जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आंदोलन हुआ है, कांग्रेस पार्टी हमेशा आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रहती है। इस तरीके का आह्वान जब भी हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ करे, आप सभी इसी तरीके सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार कई प्रकार की गरीबों के लिए योजना चला रही है, लेकिन धरातल पर ये योजना सारी शून्य है। आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास की जो योजना है उसमें हमारे कई हितग्राही एक लंबे समय से परेशान है। इनको आज तक इनके खाते में प्रधानमंत्री आवास की किस्तें जमा नहीं हुई है और कई आधे अधूरे मकान हैं जो गर्मी, ठंड और बारिश में इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमने कई बार इसको लेकर के आंदोलन भी करे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंगी है। अब ये मंत्री, विधायक, सारे लोग लंबे लंबे दावे जरूर करते हैं कि हम गरीबों का उत्थान करेंगे, लेकिन धरातल पर ये सारी चीज़ें शून्य है। आज इसी को लेकर के नगर कांग्रेस कमेटी पिपलिया मंडी द्वारा एक धरना प्रदर्शन आयोजित करके और अभी हम महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन देंगे और अगर जल्द से जल्द अगर हमारे हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं डाली गई तो कांग्रेस जन इन हितग्राहियों के हित में उग्र आंदोलन को बाध्य। किस किस तरह की हितग्राही है, क्या क्या है? संबल योजना के भी कई यहाँ पर पात्र हितग्राही हमारे साथ में हैं जिनको 2 लाख की राशि मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें भी आज तक दफ्तरों के सिर पर चक्कर कटाए जा रहे हैं। उन्हें आज तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। 5,000 भी मिले, हमारे 1 रुपये भी नहीं मिले आज तक। कोई के मिले, कोई के नहीं मिले, कोई के 20,000 मिलेगा, कोई के 2 लाख मिलेगा, 5,000 1 रुपये नहीं मिले। एक लंबे समय से हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास की किस्तें नहीं डाली जा रही। आज हितग्राही जिनके पास मकान नहीं है,
वे ठंड बारिश में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। कई बार इसको लेकर के हमने शासन प्रशासन से मांग भी करी, लेकिन आज तक हितग्राहियों के खाते में किसी प्रकार की कोई राशि जमा नहीं हुई है। कई हितग्राही अधूरे आधेरे मकान छोड़ करके और किराए के मकान में या खुली छत के नीचे सोने पर मजबूर है। आज इसी को लेकर के नगर कांग्रेस कमेटी पिपला मंडी द्वारा यहाँ पर एक रैली निकाल करके और महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन देकर के मांग की जाएगी कि अतिशीघ्र इन हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास की राशि डाली जाए, अन्यथा कांग्रेस इन हितग्राहियों के हित में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। और कौन कौन से हितग्राही हैं जिनकी क्या समस्या है? ऐसे कई हितग्राही हमारे साथ में हैं, सैकड़ों की संख्या में, इनकी पूरे ब्लॉक में सैकड़ों की संख्या में ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें अभी तक राशि नहीं मिली है। इस प्रकार की योजनाएं चलाने से क्या लाभ? मेरे 2 साल हो गए, मैं अभी तक पति की डेट हुई गई, अभी तक पैसे नहीं आए। नगर पालिका वाले बोलते हैं कि शिकायत की, मैंने की शिकायत उठा लो आपके पैसे आ जाएंगे। तुम्हें शिकायत उठा लो, पैसे कैसे आएंगे? हमारा मकान नहीं, हम किराए से रह रहे हैं। 5-6 बेटे बेटी मेरे घर में, तब जाए क्या तो पलट लिए ऐसे तैसे करी। फिर के वो कागज बनाना, तो कागज बनाना दिया, नाम आई क्यों पैसे नहीं डाल रहे। माँ के मकान को फार्म भरी रखी, नोटरी करे रखी, तो पैसे नहीं डाली रखा था हमने। माँ के मकान में कितनी किस्तें आ चुकी है और कितनी किस्तें कहीं नहीं आई हो। 3 साल भी क्या नोटरी कराया, आवेदन नहीं रखा आपने? फोटो खींची रखी। मंदसौर पुलिस ने आपकी पुलिस आपके गांव अभियान की शुरुआत की है। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये कार्यक्रम गरोठ थाना क्षेत्र की ग्रामीण इलाकों में शुरू किया गया है। सफलता मिलने पर पूरे जिले में लागू किया जाएगा। मंदसौर एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि माफिया अभियान और अन्य गुंडा तत्वों के खिलाफ अभियान को मजबूती देने और पुलिस की नेटवर्किंग को मजबूत करने के उद्देश्य से आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। गरोठ तहसील के तमाम पुलिस अधिकारी अब सीधे ग्रामीण इलाकों में खुद जाकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे और इलाके में ग्रामीणों के साथ होने वाली परेशानियों को हल करने के साथ भूमाफिया और गुंडा तत्वों पर लगाम लगाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उन्हें कानूनी जानकारी भी देंगे। आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान के द्वारा पुलिस अब लोगों के मन में पुलिस के प्रति छवि को साफ करने और विश्वास कायम करने में जुट गई है। पुलिस का मानना है कि जनता और पुलिस के बीच सीधे संवाद से जहां लोगों में भय कम होगा, वहीं कानून और पुलिस पर विश्वास भी बढ़ेगा। जिस तरह से अभी लगातार मुहिम हमने जारी रखी है, माफिया अभियान भी जारी रखा है, साथ में अवैध शराब के संबंध में भी, तो जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक पुलिस के पास सही इन्फॉर्मेशंस का भी अभाव रहेगा और इसके अलावा काम करने में दूसरी दिक्कतें वो भी आती रहती है। इस सोच के कारण हमने एक योजना चालू की जो पुलिस जो है जन संवाद करे, लोगों से ज़्यादा बात करेंगे, गांव में ही जाकर उनकी समस्याएं अगर देखते हैं और एक परस्पर विश्वास का एक वातावरण निर्मित होगा तो निश्चित रूप से पुलिस को काम करने में आसानी होगी और जनता को भी राहत होगी। इस वजह से अभी पायलट के प्रोजेक्ट के रूप में हमने गरोठ सब डिवीज़न से चालू किया है और अगर इस सफलता मिलती है तो हम इसे पूरे जिले में लागू करेंगे। मंदसौर के दलोदा थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर 20 लाख से अधिक की राशि ऐंठने वाली 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ग्राम झावल के रहने वाले फरियादी हारून पठान ने दलोदा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में आई एक डांस गर्ल तरन्नुम से उसकी दोस्ती हुई थी। युवती और उसकी मां ने मिलकर हुस्न का जाल बिछाया और फरियादी हारून के कुछ फोटो और वीडियो क्लिप बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगी। इंदौर के खजराना में रहने वाली युवती तरन्नुम, उसकी मां और भाई सलमान ने पिछले 2 सालों में ब्लैकमेल करते हुए युवती के बैंक खाते करीब 16 लाख की राशि ट्रांसफर करवाई, जिसके साथ ही मंदसौर आकर अलग अलग किश्तों में 20 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद भी युवती और उसका परिवार रेप केस में फंसाने की धमकियां देकर लगातार रुपयों की मांग कर रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत दलोदा पुलिस थाने में की। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डांस गर्ल तरन्नुम और उसकी मां को गिरफ्तार किया है। वहीं युवती का भाई सलमान फरार बताया जा रहा है। हमारे झावल गांव के एक हारून निवासी झावल हैं, उनके द्वारा थाने पे शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एक महिला द्वारा उनसे लगातार बलात्कार का डर बताकर 20 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। जब इस चीज़ की हमारे द्वारा जांच की गई तो काफ़ी मात्रा में उस महिला द्वारा पैसे ऐंठने की जानकारी हमें पुख्ता हुई।
जिस पर थाने पे अपराध पंजीबद्ध किया गया और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इसमें अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें इंदौर की खजराना निवासी तरन्नुम और उसकी मां का और उसके भाई का इन्वॉल्वमेंट समझ में आया। कोई गैंग नहीं, बस एक पारिवारिक वो है जिन्होंने एक अच्छा आसामी देखकर उसे लगातार ऐंठ कर पैसे वसूल किए उससे। इसने करीब 16 लाख रुपए अकाउंट टू अकाउंट दिए हैं। उसके अलावा 20 से 25 लाख रुपए इसके द्वारा 2 वर्षों में तरन्नुम को दिए गए हैं। इसने करीब 16 लाख रुपए अकाउंट टू अकाउंट दिए हैं। उसके अलावा 20 से 25 लाख रुपए इसके द्वारा 2 वर्षों में तरन्नुम को दिए गए हैं। अभी तरन्नुम और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 1 तारीख तक के पुलिस रिमांड पर हैं। बाकी उसके भाई सलमान की तलाश जारी है। मंदसौर जिले की पीपलिया मंडी थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लोगों को शादी के जाल में फंसाकर रुपए ऐंठने का काम करता था। पुलिस ने फरियादी की शिकायत के बाद लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। इस गिरोह ने बोतलगंज के एक युवक से झूठी शादी रचाकर लाखों की रकम हड़प की थी। फरियादी की शिकायत के करीब 3 माह बाद ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में है। पीपलिया मंडी थाना टीआई शिव कुमार यादव के मुताबिक विगत दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को थाना क्षेत्र के बोतलगंज गांव निवासी फरियादी राजू पिता मांगीलाल बावरी ने थाने पहुंच रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि एक लुटेरी दुल्हन व उसके 2 साथियों ने षड्यंत्र रचकर पहले शादी की और फिर नकदी लेकर फरार हो गई। आरोपियों ने राजू की शादी लुटेरी दुल्हन से करवाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करके शादी के एवज में 1,30,000 रुपए ऐंठ लिए। फरियादी राजू की शिकायत के बाद पुलिस ने इस गिरोह के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। करीब 3 माह बाद लुटेरी दुल्हन और उसके दोनों साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लुटेरी दुल्हन और उसके 2 सहयोगी आरोपियों को पुलिस टीम ने उज्जैन से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय पेश किया और सलाखों के पीछे भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट SBCN न्यूज़ मंदसौर। पीपलिया मंडी तो पुराना मामला अक्टूबर में एक पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें शादी का झांसा देकर उसके साथ कुछ पैसे की वसूली की गई थी। उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जो गिरफ्तार किया गया है कल, इस संबंध में पीपलिया मंडी पुलिस ने अपराध दर्ज करके गिरफ्तार करके विवेचना कर रहे हैं। और जो दलोदा का प्रकरण, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़। नमस्कार।